हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है DT7 दक्षिणा टेस्ट नंबर 7। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दक्षिणा टेस्ट नंबर 7 यानी कि DT7 ऑफ बायोलॉजी पोर्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक डायग्राम दिया है। दिस डायग्राम इज रिलेटेड टू द चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पे जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं इकोलॉजी में या एनसीईआरटी की बुक में, पूरे चैप्टर में जितने भी डायग्राम दिए हुए हैं, कभी कभी डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डायग्राम आपको ड्रॉ करके देखना है, उसकी लेबलिंग करके देखनी है। तो इसी टाइप से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी शोइंग प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टैक्सा ऑफ वर्टेब्रेट्स। तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में आपको ये बताना है कि यहाँ पे ए बी सी ये मार्क किया हुआ है। ए बी सी में ये क्या आना चाहिए, इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, राइट। तो ये एज इट इज डायग्राम है एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे ए में मैमल्स आएगा, बी में रेप्टाइल्स आएगा एंड सी में आएगा बर्ड्स। इज दैट क्लियर? तो ये आप फिल करना है आपको। तो फिल करके आप देखेंगे तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। A river with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in। देखिए एक रिवर है, उसमें डोमेस्टिक सीवेज को फ्लो कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट में रिचनेस है, जिसमें अगर आप किसी रिवर में सीवेज को डायरेक्टली फ्लो कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। उसमें जो प्रेजेंट डिजोल्व ऑक्सीजन है वो घट जाती है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन घट जाएगी रिवर में तो रिवर में सर्वाइव करने वाले जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, खासकर जो फ्रेश वाटर फिश हैं, उनकी डेथ में अगर, राइट। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा नंबर 1, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहाँ पे डेथ ऑफ फिश हो जाएगी। ऑर्गेनिक वेस्ट जब बढ़ता है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, राइट। डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट हो जाता है वहाँ पे, और डिकम्पोजिशन की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ जो ऑक्सीजन है रिवर में वाटर के अंदर वो रिड्यूस हो जाती है। और उसके रिड्यूस होने से क्या होगा, वहाँ पे सर्वाइव करने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ पॉसिबल है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें बिल्कुल सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ए लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। एक लेक है जो कि रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उसकी वजह से क्या होगा। देखिए यहाँ पे बस लैंग्वेज को बदला गया है। ये बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है। अगर किसी लेक में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे लेक में सर्वाइव करने वाले एनिमल्स, राइट, लेक में अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ जाता है, ऑर्गेनिक वेस्ट से ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ ऑफ एनिमल्स होगा। तो सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पे भी फोर्थ ऑप्शन आएगा करेक्ट, मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में नॉट बी ए गुड इंडेक्स फॉर पॉल्यूशन ऑफ फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग इफ्लुएंट्स। अगर कोई वाटर बॉडी एक पर्टिकुलर इफ्लुएंट को रिसीव करता है तो आप वहाँ पे बीओडी का लेवल, जनरली बीओडी का लेवल हम चेक करते हैं। बीओडी के लेवल से हम डिटरमाइन करते हैं कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है। जितना ज़्यादा बीओडी का लेवल होगा यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा। लेकिन ये मेनली ऑर्गेनिक वेस्ट पे ये काम करता है। अगर उस वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है तभी ये पॉसिबल है, राइट। तो वहाँ पे कौन सा इफ्लुएंट होगा कि जिसमें आप बीओडी के हिसाब से ये नहीं बता सकते कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो आंसर आएगा वो आएगा पेट्रोलियम इंडस्ट्री। बाकी डोमेस्टिक सीवेज, डेयरी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, इन सब से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, राइट। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है इसमें ये करेक्ट आंसर आएगा। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह, काफ़ी सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जो है वो रिलीज होते हैं, वो इफ्लुएंट होते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे इसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन विल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन स्ट्रेटोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्ट एज कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे इसने बोला है कि स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ओजोन का डिप्लीशन करता है, राइट। डिप्लीशन ऑफ ओजोन यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन करता है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज करता है। देखिए ऐसा एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोरीन O3 के साथ रिएक्ट करके, ओजोन के साथ रिएक्ट करके, राइट, ओजोन का डिप्लीशन करता है, इज दैट क्लियर, डिग्रेडेशन करता है, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, राइट। और ये जो क्लोरीन काम करता है एक चेन रिएक्शन में काम करता है,
इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। इसने बोला है कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है, या इसको रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बोल सकते हैं, तो न्यूक्लियर वेस्ट या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे सुटेबल मेथड क्या है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को या न्यूक्लियर वेस्ट को आप जो डिस्पोज करते हैं कैसे करते हैं। लगभग वहाँ पे जितने भी न्यूक्लियर वेस्ट मटेरियल होता है, तो ज़मीन में लगभग 500 मीटर का गड्ढा खोद के, यानी कि 500 मीटर की गहराई में उसको दबा दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन का इमिशन ना हो उस वेस्ट से, और वहाँ पे सर्वाइव करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उन पे उसका इफेक्ट ना पड़ सके। तो यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो एक ही अप्रोप्रिएट आंसर है, बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस, है ना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। जिसने पढ़ा होगा आप चैप्टर अच्छे से, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है ये, जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा वो आसानी से ये क्वेश्चन कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4th विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिड एम फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल है, इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स, कौन सा प्रोटोकॉल है डिड एम फॉर रिड्यूसिंग इमिशन, जिसका एम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इमिशन को कम करना, ओजोन के डिप्लीशन को रोकना। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का 1st विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा पेयर ऑफ गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट है ओजोन एंड अमोनिया। ओजोन इज करेक्ट बट अमोनिया इज नॉट करेक्ट। अमोनिया इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सेकेंड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज करेक्ट बट ऑक्सीजन इज नॉट करेक्ट। नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी दोनों ही गलत है। 4th विल बी राइट आंसर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, मेजर कंट्रीब्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन का एज ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज जो है हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ा देती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 4th विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनोवेटिव रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। इसमें से कौन सा इनोवेटिव रेमेडी माना जाता है प्लास्टिक वेस्ट के लिए। अगर आपने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ा होगा इन्वायरमेंटल इश्यूज में, एक थे अहमद खान, ठीक है। अहमद खान जो थे वो एक बिजनेसमैन थे, इवन एक साइंटिस्ट थे, जिनका काम, वो बिजनेसमैन, उन्होंने एक इंडस्ट्री सेटअप की थी प्लास्टिक सैक को बनाने के लिए। तो एट दी एंड उनको रियलाइज हुआ प्लास्टिक सैक जो है वो आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाता, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और उससे हमारा इन्वायरमेंट वाकई में रिड्यूस होता है। तो उन्होंने क्या काम किया कि जितने भी प्लास्टिक सैक्स हैं उनको इकट्ठा किया और उनका एक पाउडर बना दिया, जिसको पॉली ब्लेंड कहते हैं। और उस पॉली ब्लेंड को बिटुमिन, यानी कि जो कि एक तारकोल होता है जिसको रोड बिछाने के काम में लाया जाता है, उसमें मिलाने की वजह से बिटुमिन्स की वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी बढ़ गई और रोड्स की एज बढ़ गई। तो ये एक इनोवेटिव था किनका, अहमद खान का। इज दैट क्लियर? तो अहमद खान का ये एक इनोवेटिव था। तो इनोवेटिव ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज पॉली ब्लेंड। एक पाउडर होता है जिसको तारकोल में मिला दिया जाता है, बिटुमिन में मिला दिया जाता है और रोड बिछा दी जाती है। पहली बार कर्नाटका में, राइट, ये रोड बिछाई गई थी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? 40 किलोमीटर तक आप पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा ना। केस स्टडी भी दी हुई है इन्वायरमेंटल इश्यूज में, तो उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 4 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओजोन इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ओजोन के लिए करेक्ट है, आपको ये बताना है, ठीक है। पहला है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ओजोन के लिए करेक्ट है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए ओजोन जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ओजोन प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। इज दैट क्लियर? नीचे यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर भी कुछ ऑप्शंस में दिया है, बट दैट इज रॉन्ग आंसर। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे होती है, बट दिस इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ब्रीफ एक्सपोजर टू द एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल ऑफ 150 डेसिबल और मोर, राइट। अगर यहाँ पे आप जो है एक ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल ऑफ 150 डेसिबल और मोर, इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे 150 डेसिबल का साउंड, राइट, कंटिन्यूसली एक्सपोज कर रहा है
इज दैट क्लियर, या उससे ज़्यादा साउंड तो क्या होगा, उससे परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ हियरिंग एबिलिटीज हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, परमानेंटली इम्पेयर हियरिंग एबिलिटी। 150 डेसिबल का साउंड आपको बहरा कर सकता है, आपकी जो हियरिंग एबिलिटी है उसको परमानेंटली लॉस करता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा साउंड है, नॉइज पॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रिंजेंट फ्यूल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स लाइक भारत स्टेज और यूरो नॉर्म्स एम्स टू स्टेडली रिड्यूस। भाई जो स्ट्रिंजेंट फ्यूल नॉर्म्स है, फ्यूल नॉर्म्स क्या कहते हैं, फ्यूल नॉर्म्स भारत स्टेज यूरो नॉर्म्स आपने पढ़ा होगा। तो उनका अल्टीमेट राइट एम क्या था, इनका जो अल्टीमेट एम था वो था सल्फर एंड एरोमेटिक कंटेंट्स इन फ्यूल, यानी कि फ्यूल में सल्फर और एरोमेटिक कंटेंट को रिड्यूस करना इन यूरो नॉर्म्स का या भारत स्टेज नॉर्म्स का मेन एम था। राइट आपको पढ़ाया मैंने भारत स्टेज नॉर्म्स, यूरो नॉर्म्स, राइट उसमें जो मेन एम है वो ये है कि फ्यूल में सल्फर कंटेंट और हाइड्रोकार्बन्स कंटेंट, एरोमेटिक कंटेंट्स को रिड्यूस करना है। क्यों, क्योंकि उससे पॉल्यूशन बढ़ता है हमारे एनवायरनमेंट में, और उसको रिड्यूस हम करेंगे तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पॉलीब्लेंड है ना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पॉलीब्लेंड क्या है, देखिए पहला ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है इज क्रिस्टल्स ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। नहीं, दिस इज नॉट क्रिस्टल मॉडिफाइड प्लास्टिक, दिस इज प्लास्टिक बट दिस इज नॉट क्रिस्टल प्लास्टिक। सेकंड, डिक्रीज बिटुमिन्स वाटर, ये इंक्रीज करता है बिटुमिन्स वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को, ये भी गलत हो गया। थर्ड, इज एन एवर लास्टिंग सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, इट्स अ गुड, राइट यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो ये एवर लास्टिंग सोल्यूशन है प्लास्टिक वेस्ट का, उसको विटामिन्स में मिला के रोडों पे बिछाया जा सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के बारे में इसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का क्या करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फोर्थ ऑप्शन देखिए राइट आंसर है, बाकी सब गलत है। आर बरीड और इंसिनरेटेड, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को या तो दबा दिया जाता है या फिर उसको इंसिनरेटर्स में जला दिया जाता है हाई टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे फोर्थ विल बी राइट आंसर। इसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कल्चरल और एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन ऑफ लेग्स इज कॉज्ड ड्यू टू। जो कल्चरल या एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन होता है लेग का, यानी कि कल्चरल और एसिलरेटेड जो यूट्रोफिकेशन है वो बहुत ही फास्ट होता है लेग का, और वो किस वजह से होता है, वो नाइट्रेट्स बढ़ जाने की वजह से या फॉस्फेट कंटेंट बढ़ जाने की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू बोथ ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन थिनिंग। सो द आंसर विल बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन का डिप्लीशन करता है और साथ के साथ ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस भी है। तो यहाँ पे फोर्थ विल बी राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इकोसेंट टॉयलेट। इकोसेंट टॉयलेट भी मैंने पढ़ाया है, राइट। पहली बार इकोसेंट टॉयलेट का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया वो इथियोपिया में किया। इथियोपिया एक कंट्री है, इथियोपिया, वहाँ पे इकोसेंट टॉयलेट का पहली बार राइट एक सूडिया नाम की एनजीओ ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ये ड्राई टॉयलेट होते हैं, इसमें वाटर की को नहीं रोका जाता है, वाटर को जनरली प्रिवेंट किया जाता है, और यहाँ पे ड्राई टॉयलेट में जो ह्यूमन फीकल मैटर है उसका कंपोस्ट बना दिया जाता है, और उस कंपोस्ट को हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी पावर को बढ़ाया जा सके, राइट। तो यहाँ पे यूजेस एज ए वेट कंपोस्टिंग मेथड। तो आपको इनकरेक्ट बताना है, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट में क्या दिया है, यूज इन मैनी एरियाज ऑफ केरला एंड श्रीलंका, बिल्कुल सही है। ह्यूमन एक्सक्रीटा इज रिसाइकल्ड इनटू ए रिसोर्स, बिल्कुल कंपोस्ट बना दिया जाता है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी पावर बढ़ती है, तो रिसोर्स की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, बिल्कुल जी, ये सस्टेनेबल सिस्टम है ह्यूमन एक्सक्रीटा को हैंडल करने का। अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा को म्यूनिसिपल वाटर में, सीवेज में मिला दिया जाए और फिर वो ही सीवेज रिवर में फ्लो हो जाए तो वहाँ पे रिवर में पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा को आप इस तरीके से एक सस्टेनेबल सिस्टम ये डेवलप कर सकते हैं, इसको एज ए रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है, तो यानी कि यही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट वाटर इन अर्कटा मार्स सिचुएटेड अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया इन्वॉल्व्स। देखिए फॉर्म फ्रेंड्स ऑफ अर्कटा
राइट, मार्सलैंड। तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के सिटीजन ने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया इंटीग्रेटेड वाटर सिस्टम को, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर सिस्टम के लिए, कि जो वेस्ट वाटर में हैवी पॉल्यूटेंट्स है उनको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन ओनली कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन नहीं थी, राइट। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आप पढ़ना, राइट। ये पूरा एनसीईआरटी से चैप्टर लिया गया है, क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ी होगी वो उस टेस्ट में हाई स्कोर करेगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट है, रिमूवल ऑफ डिजोल्व हैवी मेटल्स बाय प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया, उन्होंने दे वर सीडेड दी प्लांट्स, बैक्टीरिया और एल्गी, जिन्होंने हैवी पॉल्यूटेंट्स को, हैवी मेटल पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने में हेल्प की। इज दैट क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बायोमैग्निफिकेशन अकर्स बिकॉज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो जो बायोमैग्निफिकेशन होती है क्यों होती है, ये तो पता ही है आपको। अगर टॉक्सिकेंट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में बढ़ता जाता है कॉन्सेंट्रेशन, क्यों? क्योंकि वो जो टॉक्सिकेंट है वो एक ऐसा मटेरियल है कि उसको कोई एंजाइम नेचर में डिग्रेड नहीं कर सकता। किसी भी लिविंग बीइंग के पास वो एंजाइम नहीं होता जो उस मटेरियल को, टॉक्सिक मटेरियल को क्या कर सके, उस टॉक्सिक मटेरियल को डिग्रेड कर सके या डाइजेस्ट कर सके। तो क्या होता है, फूड चेन में फ्लो होता है, और जो सबसे टॉप होते हैं फूड चेन में, उन पे उनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे वहां तक उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। बायोमैग्निफिकेशन में आपको बता चुका हूँ, राइट। इज दैट क्लियर? ये कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड, इवन ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं और एक्सक्रीटेड भी नहीं होते हैं, ना ही ये डिग्रेडेड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एल्गल ब्लूम इज कॉज्ड ड्यू टू। एल्गल ब्लूम क्यों होता है? आपने देखा होगा किसी वाटर बॉडी में, जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी होती है उसमें ग्रीन ग्रीन कलर देखा होगा आपने। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्चुअल में वो हाईली वाटर पॉल्यूटेड बॉडी होती है। उस वाटर पॉल्यूटेड बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट बढ़ जाते हैं, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, राइट। इसके अलावा डिटर्जेंट्स जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे एल्गी ग्रो कर जाती हैं, कुछ पॉइजनस एल्गी ग्रो कर जाती हैं, जिसको आप एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से ऐसा जनरली देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। स्नो ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू। स्नो ब्लाइंडनेस मैं बता चुका हूँ आपको, पहले पढ़ा चुका हूँ। देखिए हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ओजोन लेयर होती है, और ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। इज दैट क्लियर? और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, राइट। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हमारे प्लेनेट पे डायरेक्टली एक्सपोज करेगी तो उससे हमारे कॉर्निया के डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिसको आप स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। कॉर्निया अगर डैमेज हो गया तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया होता है, डैमेज हो सकता है, जिसको आप स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर रियलाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज। ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो डेवलप किया इंडियन गवर्नमेंट ने चिपको मूवमेंट के बाद किया, उन्होंने देखा कि लोग नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने ज़्यादा अवेयर हैं, वो खुद से आगे बढ़ के स्टेप लेते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने में, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में। जो चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में, राइट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन होना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस मैनेजमेंट में उन्होंने जहाँ भी लोकल लोग थे, जहाँ भी मतलब जिस भी एरिया में, उनको इस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज। तो गवर्नमेंट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में लोकल कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, यानी कि ये इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन में इस एग्रीकल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उनमें आग लगा दी जाती है, उनको जला दिया जाता है। उनका जो एस होता है, उस एस से वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी पावर बढ़ती है और क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये है एस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम कल्टिवेशन इसको बोलते हैं। तो इसमें आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, कॉमनली कॉल्ड झूम कल्टिवेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज राइट। कॉमन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द एफॉरेस्टेशन, ये गलत है।
डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। झूम कल्टीवेशन से डिफॉरेस्टेशन होता है, एफॉरेस्टेशन नहीं होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? लैंड इज यूज फॉर फार्मिंग एंड कैटल रेजिंग, बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, the amount of biodegradable organic matter in sewage water can be estimated by measuring the right। इसने बोला है कि the amount of biodegradable organic matter in sewage water में amount of biodegradable waste matter को आप एस्टिमेट करते हैं, मेजर करते हैं। तो आप कैसे मेजर करते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से, बिल्कुल सही, इससे भी कर सकते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से भी कर सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सारे ही करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। एक्सेप्शनल वार्मिंग ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन which affect the Indian monsoon reducing rains is due to El Nino effect बोलते हैं। एल नीनो इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पैसिफिक ओशन का लेवल बढ़ा है और लेवल बढ़ने की वजह से जो रेन साइकिल है, वाटर साइकिल है, वो डिस्टर्ब हुई और वाटर साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से, रेन साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से मॉनसून जो है रिड्यूस होने लगा। इसको आप एल नीनो इफेक्ट कहते हैं, राइट, इन द इंडियन रीजन्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 26, अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी, सीपीसीबी क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राइट। पर्टिकुलर डस्ट साइज एंड डायमीटर कॉज द ग्रेट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, राइट। देखिए कितना डस्ट साइज ह्यूमन हेल्थ को ग्रेटली रिड्यूस कर सकता है। तो जो डस्ट साइज है अगर वो 2.5 माइक्रोमीटर है या उससे कम है तो वो डस्ट साइज ह्यूमन लंग्स को डैमेज कर सकता है और ह्यूमन हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स बोथ द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स, इसमें से कौन सा ग्रुप सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट को इंडिकेट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, पैन, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड O3 ओजोन, ये दोनों ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, बाकी ऑप्शन गलत दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। गुड ओजोन एंड बैड ओजोन आर फॉर्म्ड रेस्पेक्टिवली इन, देखिए गुड ओजोन बनती है स्ट्रेटोस्फेयर में और बैड ओजोन बनती है ट्रोपोस्फेयर में। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे ट्रोपोस्फेयर में अगर ओजोन बनती है दैट इज वेरी हार्मफुल, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ग्रीन हाउस गैस है, राइट। लेकिन वही ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में बन जाती है तो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। तो दिस इज गुड ओजोन फॉर स्ट्रेटोस्फेयर एंड बैड ओजोन फॉर द ट्रोपोस्फेयर, एग्जैक्टली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पे इसका 26(8) का आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के रेस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पॉलीब्लेंड डिक्रीजेस द बिटुमिन्स वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी, बिल्कुल गलत है जी। पॉलीब्लेंड बिटुमिन्स वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। बाकी सारे नीचे वाले आप पढ़ के देखना, वो सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। सिलेक्ट द मिसमैच्ड ऑप्शन, आपको सिलेक्ट करना है मिसमैच्ड ऑप्शन बताना है आपको, राइट। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, बिल्कुल सही जी। मिसमैच बताना ये तो सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रेसिपिटेटर होता है पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने में हेल्प करता है। सेकंड, स्क्रबर्स रिमूव गैसेस लाइक सल्फर ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड, कैटालाइटिक कन्वर्टर कन्वर्ट्स अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इनटू, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को, जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होते हैं प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम जैसे मेटल्स के बने होते हैं, गाड़ियों में लगे होते हैं, और ये जो है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करके CO2 एंड वाटर में कन्वर्ट करता है। ना कि यहाँ पे दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बिल्कुल गलत दिया है। CO2 वाटर में ब्रेक करता है, ठीक है, इसको सही कीजिएगा। तो मिसमैच तो यही हो गया, बाकी सब तो सही है। और नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रीन मफलिंग करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। आइडेंटिफाई A, B एंड C
in the following representation of global biodiversity showing proportionate number of species of major taxa of plant, right? आपको यहाँ पे बस लेबलिंग करनी है, बता देना है उस हिसाब से। देखिए लेबलिंग कर लीजिए। ए में मोसिस आएगा, बी में फंड्स एंड एलिल्स आएंगे, इज दैट क्लियर, एलिल्स। सी में एल्गी आएगा और डी में लाइकेन आएगा, राइट। और एफ में यहाँ पे फंजाई दिया है, ई में एंजियोस्पर्म दिया है। इसको आप, ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, उससे मैच करके देखना, तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। इन फॉलोइंग में से कौन से पेयर करेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसका सेकंड आंसर आएगा बेटा। गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल में कार्बन एंड नाइट्रोजन आता है, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल में सल्फर एंड फास्फोरस आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू गिवन बिलो फ्लो चार्ट ऑफ फास्फोरस साइकिल। तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बताना है फास्फोरस साइकिल का, सही आपको लेबलिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, B इक्वल टू सी, B इक्वल टू सी। नहीं जी देखिए आप ये गलत, B इक्वल टू सी नहीं होगा। आप देखिएगा एनसीईआरटी में डायग्राम, बी में जो आएगा वो डिकम्पोजिशन आएगा, सी में आएगा अपटेक, तो इक्वल नहीं हो सकता। बी देखिए ए इज रिजर्वायर पूल, ये सही है। सी देखिए डी आर प्रोड्यूसर्स, ये भी सही है। डी इज गैसियस साइकिल, नहीं जी ये गैसियस साइकिल नहीं है, ये सेडिमेंट्री साइकिल है। तो यहाँ पे बी और सी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स of threatened species in viable and fertile condition can be referred to as। देखिए आप क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, एग्स को प्रिजर्व करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं, थ्रेटेड स्पीसीज के गैमेट्स को प्रिजर्व करते हैं। तो ये जो है इन सबको आप प्रिजर्व करते हैं, ये अपने आप में एक्स-टू कंजर्वेशन है, बट दिस इज द एडवांस एक्स-टू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, द स्पीसीज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज एंडेमिक। ऐसी स्पीसीज जो कि एक पर्टिकुलर कन्फाइंड रीजन में पाई जाती है, वो उसी एरिया में पाई जाती है, उसके अलावा वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती, ऐसी स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज होती है। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 36 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो है रिवर डॉल्फिन। सो दिस इज वेरी सिंपल, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया क्या है, रिवर डॉल्फिन है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रेड लिस्ट कंटेन्स डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑन थ्रेटन्ड स्पीसीज, राइट। जो रेड डाटा लिस्ट है, मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है मैंने, IUCN मेंटेन करता है रेड डाटा बुक को। रेड डाटा लिस्ट में जितनी भी एंडेंजर्ड, थ्रेटन्ड, इन सारी स्पीसीज हैं, उन सबको मेंटेन करके रखता है, उन सबकी लिस्ट होती है उसके पास। तो थ्रेटन्ड स्पीसीज विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, उन्होंने पहली बार क्या डिस्क्राइब किया, उन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया। बायोडायवर्सिटी का क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा इसको। जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर करते हैं वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस, नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती जाती हैं, तो इसे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बोलते हैं। और उसका एक ग्राफ भी है एनसीईआरटी में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी पढ़िएगा, राइट। उसकी लेबलिंग पे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। सबसे बड़ा रीजन क्या है एनिमल्स और प्लांट्स के एक्सटिंक्शन का? तो यहाँ पे काफी सारे रीजन मैंने आपको बताए थे। कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी में हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन, ओवर एक्सप्लोटेशन, ये सारे रीजन्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन माना जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से आज के टाइम में स्पीसीज का लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट, हालांकि काफी सारे रीजंस हैं, बाकी रीजंस भी है, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन है, सबसे स्पीड से जो बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, The Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called, right? देखिए अर्थ समिट हुआ 1992 में, रियो de Janeiro एक सिटी है ब्राजील में, वहां पे हुआ। और इस
जो अर्थ समिट का जो अल्टीमेट पर्पस था, राइट, ये था हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। तो सेकंड ऑप्शन पढ़िए, बिल्कुल सही दिया है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट, और इसके बेनिफिट्स का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना, और उसको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो दे जेनेरो में। इज दैट क्लियर? ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील एक कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज आर एक्स-टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इसमें से कौन सी अप्रोचेज एक्स-टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को शो करती है? पहला ऑप्शन सीड बैंक, ये भी एक्स-टू है। टिश्यू कल्चर, ये भी एक्स-टू कंजर्वेशन है। क्रायो प्रिजर्वेशन, ये भी एक्स-टू कंजर्वेशन है। बॉटनिकल गार्डन भी एक्स-टू कंजर्वेशन है। तो ये चारों ही एक्स-टू कंजर्वेशन है। तो यहाँ पे 4 विल बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। तो चारों के चारों ही हैं एक्स-टू कंजर्वेशन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक यूनिक फीचर है, ये आपको बताना है। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का सबसे बड़ा यूनिक फीचर है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब ये है कि हॉटस्पॉट पे जनरली ऐसी स्पीसीज पाई जाती हैं जो कि वहीं पे पाई जाती है और वहां के अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती। तो हाई डिग्री एंडेमिज्म विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, कॉमन अमंग पार्थेनियम, लेंटेना एंड इकोर्निया इज दैट दे ऑल आर, देखिए जो पार्थेनियम है, लेंटेना है, इकोर्निया है, राइट, ये हमारी कंट्री में बाहर से आए हैं सारे के सारे। ये सीरियस वीड्स है। इकोर्निया तो एक एक्वेटिक वीड है और ये एलियन स्पीसीज हैं, और इनके इन्वेशन की वजह से दूसरी स्पीसीज के एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है? इन्वेसिव स्पीसीज। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ एलियन स्पीसीज इन्वेशन में, काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराए हैं। आप एक बार फिर से देखना लेक्चर को अगर आपको याद नहीं रहा है तो इन्वेसिव स्पीसीज। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का 4th विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ मैमल स्पीसीज आर फेसिंग द वर्ल्ड वाइड थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन? देखिए ये सीधा आंसर है, इसका क्वेश्चन है, सीधा आंसर होगा। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, 23% ऑफ मैमेलियन स्पीसीज आर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा तो एम्फीबियन स्पीसीज है, लेकिन 23% जो है वो मैमेलियन स्पीसीज है जिनको थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो 23% को कर दीजिए करेक्ट। सो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी इज वेरी एसेंशियल फॉर, जो हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी है, अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी हाई होगी, स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा हाई होगी, तो उससे क्या होगा? उससे एक स्टेबल प्रोडक्टिविटी बनेगी। डेविड टिलमन ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था। डेविड टिलमन ने बताया कि जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगी वहाँ पे ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में या बायोमास में लेस वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कम्युनिटी होगी। तो 46 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, इन रिसेंट ईयर्स ए नंबर ऑफ स्पीसीज हैव बीन ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर दिस? इसने बोला है कि रिसेंट ईयर्स में जो स्पीसीज है वो ज़्यादा ही एक्सटिंक्ट हुई है। इसके लिए सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, सेम क्वेश्चन लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन आएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन एज दीज रीजन शो हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। 1 by 1 ऑप्शन पढ़िए। हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस को शो करता है, बिल्कुल सही। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म को शो करता है, बिल्कुल सही। एक्सीलरेटेड हैबिटेट लॉस को शो करता है, ये भी बिल्कुल सही। यानी कि सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, यानी कि मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द ट्रॉपिक्स इज मेनली बिकॉज। देखिए ट्रॉपिक्स में जो ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, राइट, वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट कांस्टेंट है। इन्वायरमेंट कांस्टेंट की वजह से जो वहाँ पे नीश स्पेशलाइजेशन बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में कांस्टेंट इन्वायरमेंट दैट प्रमोट नीश स्पेशलाइजेशन। ट्रॉपिकल रीजन में जनरली सीजनल वेरिएशन बहुत कम देखे जाते हैं और सीजनल वेरिएशन की वजह से कांस्टेंट इन्वायरमेंट हो जाता है, कांस्टेंट नीश डेवलप हो जाते हैं और कांस्टेंट इन्वायरमेंट से राइट में स्पीसीज, खासकर प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज का ज़्यादा फ्लोरिश होता है। इज दैट क्लियर? वे ज़्यादा फलती फूलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए,
सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोडायवर्सिटी ऑन अर्थ। जो बायोडायवर्सिटी है हमारे प्लेनेट पे, हमारी अर्थ पे, राइट, उसमें यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए। पहला है रॉबर्ट मे प्लेस द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्लोबल स्पीसीज एस्टिमेशन दिया और उन्होंने बताया कि स्पीसीज में भी अप टू 7 मिलियन, तो ये सही है। सेकंड, इंडिया हैज मोर देन 1000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस, 50,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, उल्टा दिया है। इंडिया में 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन वेराइटीज ऑफ राइस एंड 1000 स्पीसीज ऑफ मैंगो, ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा दिया है, तो बी विल बी इनकरेक्ट। तो आपको इनकरेक्ट ही बताना है। सी देखिए, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट्स। बिल्कुल सही, ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। हर 10 एनिमल्स में से 7 क्या है, इंसेक्ट्स है। इज इट क्लियर? डी, इंडिया हैज ओनली 8.1% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। गलत, इंडिया में 2.4% लैंड एरिया, ये भी उल्टा दिया है। एंड इट शेयर द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज एन इंप्रेसिव 2.4% यहाँ पे दिया, बट जबकि यहाँ पे 8.1% आना चाहिए, तो ये भी उल्टा दिया है। तो बी और डी स्टेटमेंट गलत है, यानी कि फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द बर्ड स्पीसीज एंड द कंट्री रेस्पेक्टिवली। आपको करेक्ट मैच बताना है नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज का और कंट्री का। पहला देखिए, कोलंबिया में 2000 दिया, बिल्कुल गलत। कोलंबिया में 1400 बर्ड स्पीसीज होती है, एनसीईआरटी का डाटा है। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट वाला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ना, उसमें ये दिया है। इंडिया मोर देन 1200, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही आंसर होगा। न्यूयॉर्क में यहाँ पे 56 दिया, जबकि न्यूयॉर्क में 105 होता है। ग्रीनलैंड में यहाँ पे 105 दिया, जबकि ग्रीनलैंड में 56 होता है, तो सिर्फ एक ही सही है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, Which of the following groups appear to be facing more threat to extinction? इसमें से कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, तो वो है एम्फीबियंस को। यहाँ पे बर्ड्स, मैमल्स, जिम्नोस्पर्म एंड एम्फीबियंस दिया है, तो सबसे ज्यादा थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है वो है एम्फीबियंस को। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे इसमें फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड एज इट इज, राइट। देखिए जो सिक्स्थ एक्सटिंक्शन है, देखिए मास एक्सटिंक्शन, टोटल मास एक्सटिंक्शन 6 है, लेकिन पिछले वाले जो मास एक्सटिंक्शन है, देखिए स्पीसीज का लॉस होना, स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होना एक नेचुरल प्रोसेस है। नई स्पीसीज इवॉल्व होती है तो पुरानी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो ही जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? और यहाँ पे स्पीसीज के एक्सटिंक्शन को टोटल हमने 6th एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन में कंसिडर किया। अभी जो चल रहा है वो 6 मास ऑफ एक्सटिंक्शन है, एंड वो प्रीवियस मास ऑफ एक्सटिंक्शन से, प्रीवियस मास एक्सटिंक्शन से काफी ज्यादा स्पीड से है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। बिकॉज प्रेजेंट एरा में ह्यूमन बीइंग है और हमारी वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से हम अपने नेचर को लॉस करते जा रहे हैं। हम इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी को वन बाय वन हम जो है उनको एक्सटिंक्ट करते जा रहे हैं। इन सभी के ऊपर हमारी एक्टिविटीज का इफेक्ट पड़ता जा रहा है। आर यू गेटिंग और नॉट? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ह्यूमन एक्टिविटीज, तो 53 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन इन जनरल मे लीड टू, राइट। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है एक रीजन में, that leads to what? Increased variability in use of resources. यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी राइट आंसर। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो यहाँ पे रिसोर्सेज की वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि हाँ डिफरेंट रिसोर्सेज, यानी कि उस अगर एक पर्टिकुलर रिसोर्स जो है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसके बदले हम किसी दूसरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, उनका वेरिएशंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे 54 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज लाइक स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन इन द लास्ट 500 ईयर, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, राइट, ड्यू टू ओवर एक्सप्लोटेशन बाय ह्यूमन। हमने स्टीलर सी काउ का और पैसेंजर पिजन को ओवर एक्सप्लोइट किया है, जिसकी वजह से पिछले 500 सालों में इनका एक्सटिंक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, एथिकल आर्गुमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स
टू दी, राइट, यहां पे आएगा थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। एथिकल इश्यूज क्या कहते हैं? एथिकल इश्यूज ये कहते हैं कि अगर किसी स्पीसीज से हमें डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है, इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं है, अगर आपको कोई स्पीसीज आपके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है, कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देता है, डजंट मीन्स वो हमारे सराउंडिंग में नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे फायदे की नहीं है, राइट, उसका होना ज़रूरी है क्योंकि हर स्पीसीज की, चाहे वो आपके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ये है एथिकल, ये है एथिक्स। इज दैट क्लियर? कि हमें, राइट, जितनी भी हमारी सराउंडिंग में प्रजातियां हैं, जितनी भी हमारी सराउंडिंग में स्पीसीज हैं, राइट, जो हमारी पड़ोसी हैं, राइट, वो हमारे पड़ोसी हुए ना, तो हमें उनके साथ तालमेल बिठा के रखना चाहिए, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि हमें उनको डिमोलिश कर देना चाहिए। ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ये हमारी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें, राइट, उनकी भी केयर करनी है। इज दैट क्लियर? क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंसी की वजह से पूरा इकोसिस्टम बैलेंस है। अगर वो नहीं होंगी तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा और उससे हमारी एग्जिस्टेंसी भी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये है एथिकल। दिस इज योर एथिकल ड्यूटी टू कंजर्व ईच एंड एवरी स्पीसीज इन योर सराउंडिंग। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 56 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, सिलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। देखिए बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स दिए हैं। पहला ऑप्शन वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन इंडो बर्मा, तीसरा ऑप्शन अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, चौथा ऑप्शन हिमालयाज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान को आप हॉट स्पॉट में कंसिडर नहीं करते हैं, बाकी तीनों को हॉट स्पॉट में कंसिडर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ ex-situ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। इसमें से कौन सा मेथड ex-situ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी है? पहला बायोस्फीयर रिजर्व्स दिया है, दूसरा वाइल्ड सफारी पार्क दिया है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स इन सिटू में आता है, तो यहाँ पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब इन सिटू में आते हैं। तो ex-situ में सिर्फ एक ही आता है, वाइल्ड सफारी पार्क्स। ये प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। जनरली हम यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करते हैं, हम यहाँ पे पढ़ा देते हैं, राइट। आपको समझ आ गया, आपने नोट्स बना लिया, आपने पढ़ लिया, वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कब ख़त्म होती है? जब उन जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है। अप्लाई कहाँ करेंगे? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन टू यू कि जब तक आप क्वेश्चंस प्रिपरेशन पे नहीं आते हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं करते हैं, राइट, तब तक आपका भला नहीं होने वाला है। खाली पढ़ने से हमने पढ़ा दिया, सब कुछ समझ आ गया, हमने डिटेल में पढ़ा दिया आपको, एवरीथिंग इज क्लियर, आई नो दिस, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यू हैव टू डू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे दैट विल डिसाइड योर मार्क्स, राइट, दैट विल डिसाइड योर सिलेक्शन। इज दैट क्लियर? एंड दैट विल इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चंस प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। क्वेश्चन नंबर 59, ए स्टेबल कम्युनिटी शुड, राइट, जो एक स्टेबल कम्युनिटी है वो क्या होती है आपको बताना है। तो यहाँ पे इसमें थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज इन्वेशन। हाँ, एक स्पेशल कम्युनिटी एलियन स्पीसीज इन्वेशन के लिए भी रेजिस्टेंट होती है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सेलेक्ट द मिसमैच्ड ऑप्शन। आपको मिसमैच्ड ऑप्शन बताने हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। तो 60 का फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एवी हम्बोल्ट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, राइट, द कंप्लीट नेम इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया, ये सही है। डेविड टिलमन गिव द टर्म बायोडायवर्सिटी, बिल्कुल गलत है जी। बायोडायवर्सिटी टर्म डेविड टिलमन ने नहीं दिया था। इज दैट क्लियर? डेविड टिलमन ने क्या बताया था? डेविड टिलमन प्लॉट विद मोर डाइवर्सिटी शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन टोटल बायोमास। यानी कि उन्होंने बताया जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है वहाँ पे लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन देखा जाता है। ये था कॉन्सेप्ट डेविड टिलमन का।
तो ये मिसमैच होगा, बाकी सही है। तो यहाँ पे बाकी सही है। रॉबर्ट मे ने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में बताया, पॉल एरलिच ने राइवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस मैंने आपको समझाया है, ये बताया था। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट, कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोब स्पीसीज। बिल्कुल सही जी। जो हमारे पास टैक्सोनॉमिक मेथड्स है किसी भी स्पीसीज को फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर माइक्रोब्स, बिकॉज माइक्रोब्स आर इनविजिबल्स, कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। माइक्रोब्स की स्पीसीज का अंदाजा लगा पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है, पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। बिल्कुल सही। इंडिया वर्ल्ड की 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से आती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन, बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट ओनली एट द स्पीसीज लेवल। बिल्कुल गलत है जी। बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक लेवल पे भी होती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी होती है। आपको पढ़ाया मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स की डाइवर्सिटी, जेनेटिक लेवल, इकोलॉजिकल लेवल, अल्फा बीटा गामा, ये सब पढ़ाया मैंने। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 का थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, द हाई डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीसीज ड्यू टू एलेलिक वेरिएशंस ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए इसने बोला है कि हाई डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीसीज, एक स्पीसीज, एक सिंगल स्पीसीज में भी हाई डाइवर्सिटी है, तो क्या हुई? जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई ना। वैरायटी इतनी सारी है एक सिंगल स्पीसीज की, दैट विल बी जेनेटिक डाइवर्सिटी। इज दैट क्लियर? सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए। प्लांट डिकम्पोजर्स आर। प्लांट डिकम्पोजर्स क्या होंगे? तो बैक्टीरिया होंगे, फंजाई होंगे, सिंपल, मोनेरा एंड फंजाई। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। डिकम्पोजर्स मेनली बैक्टीरिया और फंजाई ही होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई, और खासकर प्लांट डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो क्वेश्चन नंबर 63 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर इन ए फूड चेन इज। एनर्जी जो ट्रांसफर होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, दैट इज ओनली 10%। 10% लो आपने पढ़ा होगा। इज दैट क्लियर? एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ 10% होती है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर इज ड्यू टू देयर लो मॉइस्चर कंटेंट। स्लो डिकम्पोजिशन क्यों होगा? जो फॉलन लॉग है, लकड़ी के जो लट्ठे हैं, उनका फॉलन लॉग्स का स्लो डिकम्पोजिशन क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ लो मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि डिकम्पोजिशन को मॉइस्चर फास्ट कर देता है। मॉइस्चर अगर कम होगा तो डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाएगा। बाकी ऑप्शन गलत दिए हैं। लो सेलुलोज कंटेंट, भाई लो सेलुलोज कंटेंट होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा ना, गलत दिया है ये। पुअर नाइट्रोजन, हाई मॉइस्चर कंटेंट चाहिए, बल्कि यहाँ पे लो मॉइस्चर कंटेंट दिया है। तो इसने यही बोला है कि किस वजह से होता है, तो लो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से स्लो हो जाता है। बाकी सब गलत दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बिवोरस एंड द डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बायोमास जिसको हर्बिवोरस या डिकम्पोज करते हैं या डिकम्पोजर्स यूटिलाइज करते हैं, दैट विल बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर इफ़ यू आर वेजिटेरियन या कोई हर्बिवोरस एनिमल है, वो फीड करता है प्लांट को, तो प्लांट के पास बायोमास जो होता है अवेलेबल बायोमास फॉर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स या हर्बिवोरस के लिए, फॉर द प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बिवोरस के लिए, दैट विल बी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। इज दैट क्लियर? कैसे निकालते हैं? एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। जितना टोटल फोटोसिंथेसिस में प्लांट बना रहा है उसका कुछ वो रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल करता है, उसको माइनस कर दीजिए, एनपीपी निकल जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्री डस्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अर्थवॉर्म इज प्रोसेस कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। सीधा सा क्वेश्चन, सीधा सा आंसर, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं कि अर्थवॉर्म जो है डेट्री डस्ट को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, बोथ हाइड्रार्क एंड जिरार्क सक्सेशन लीड्स टू।
Hydrarch succession take place in water body, Girard succession take place on bare rock. And दोनों कंडीशन, हाइड्रार्क कंडीशन एंड जिरार्ड कंडीशन, जिरार्ड कंडीशन बिल्कुल ड्राई कंडीशन है, बट दोनों कंडीशंस लीड्स टू ए मैजिक कंडीशन, वो मैजिक कंडीशन में जाता है, यानी कि मीडियम वाटर कंडीशन। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 68 से सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना, उससे क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सेकेंडरी सक्सेशन के लिए करेक्ट है, आपको बताना है, राइट। तो सेकेंडरी सक्सेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन, बिल्कुल गलत, कैसे सिमिलर होगा, नहीं होता, राइट। सेकंड, इट बिगिंस ऑन ए बेयर रॉक, बिल्कुल गलत, बेयर रॉक पे प्राइमरी सक्सेशन होता है। इट अकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट, बिल्कुल सही, कहीं पे जंगल का डिफॉरेस्टेशन हो गया, फॉरेस्ट कट गए हैं, फॉरेस्ट को जला दिया गया है, तो वहाँ पे बहुत ही स्पीड से सक्सेस हो जाएगा, नई कम्युनिटी बन जाएगी, नया फॉरेस्ट आ जाएगा, बट दैट विल बी बाय स्पीड रेट एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 69 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 70 देखिए, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ग्रासलैंड, इन ए ग्रासलैंड इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। भाई रैबिट हर्बीवोरस है ना, और ग्रासलैंड पे वो फीड करता है, प्लांट्स को फीड करता है ना, तो क्या होगा, वो हर्बीवोरस क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, पढ़ाया मैंने आपको, देखना। तो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन एन इकोसिस्टम। इसमें से कौन सी एक गैसियस साइकिल नहीं है, बायोकेमिकल साइकिल है, राइट, और वो गैसियस साइकिल नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल है, कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल है, राइट, फॉस्फोरस साइकिल, राइट, गैसियस साइकिल नहीं है। हालांकि सेडिमेंट्री साइकिल में सल्फर साइकिल भी आती है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉस्फोरस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 71 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या होते हैं, कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। तो 72 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस इज। फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वोयर क्या होते हैं, रॉक। देखना, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ना, उसमें डायग्राम भी दिया हुआ है, राइट, पता चल जाएगा आपको। रॉक्स आर दी रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस, राइट, नेचुरल रिजर्वोयर ऑफ फॉस्फोरस, राइट, इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉफिक लेवल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल में जो मास ऑफ, या यानी कि जो बायोमास है, या बायोमास है, या फिर आप मास ऑफ लिविंग मैटर बोलते हैं, उसको आप स्टैंडिंग क्रॉप से डिफाइन करते हैं। इज दैट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 74 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 पे आइए, सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस ऑन इन। सेकेंडरी सक्सेशन टेक प्लेस करेगा डिग्रेडेड फॉरेस्ट, वही क्वेश्चन है बट लैंग्वेज डिफरेंट हो गई, पीछे कराया मैंने। तो यहाँ पे 75 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पे आइए, इन एन, भाई हाँ एक चीज़ और यार, है ना, ये क्वेश्चंस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन जब क्वेश्चंस पेपर आप देख रहे होंगे उस टाइम पे आपके हाथ में होना चाहिए, तभी समझ आएगा। मुझे लेट हो गया बताने में आपको, बट यू ऑलरेडी अवेयर, यू ऑलरेडी फैमिलियर अबाउट दिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर, राइट। तो 76 पे ही चलिए। क्वेश्चन नंबर 76, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक इकोसिस्टम में टोटल फोटोसिंथेसिस जो होती है उसको जीपीपी बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हालांकि वो बात अलग है कि प्लांट्स भी जीपीपी का कुछ पोर्शन एस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट, उसको माइनस करके एनपीपी निकल जाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो 76 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इन बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन। सिंपल, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, है ना, occupying at different level in biotic community, that you call stratification। तो क्वेश्चन नंबर 77 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पे आइए, मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर्स आर डेट्रीवोरस। ऐसे एनिमल्स जो कि डीप ओशन में रहते हैं डेट्रीवोरस होते हैं भाई वहाँ पे,
डीप ओशन में मेनली डेट्रीवोरस पाए जाते हैं। प्लांट्स नहीं पाए जाते क्योंकि सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो मेजोरिटी ऑफ डेट्रीवोरस वहीं पे सेटल होते हैं, राइट। जो भी ओशन में जनरली डेड हो जाता है वो सेटल हो जाता है और डेट्रीवोरस उसको डिकम्पोज कर जाते हैं। तो 78 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायोनियर ऑर्गेनिजम्स ऑन बेयर रॉक? लाइकेन्स। लाइकेन्स से जनरली इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होता है। जो पायोनियर है, पायोनियर स्पीसीज जिसको माना जाता है, उसको कहते हैं जिससे कि वहाँ पे कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जो पहली बायोलॉजिकल कम्युनिटी डेवलप होती किसी बेयर एरिया पे, उसको पायोनियर बोला जाता है। तो जनरली बेयर रॉक पे पहली जो कम्युनिटी होती है वो होती है लाइकेन। तो 79 का सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास? सबसे ज़्यादा बायोमास फॉरेस्ट इकोसिस्टम का होता है। ये बात आपको याद रखनी है। काफ़ी सारा दिया है यहाँ पे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, बस द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज राइट फॉरेस्ट इकोसिस्टम का बायोमास सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड्स इज जनरली इन्वर्टेड? इसमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड है? तो सीधा आ जाइए, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल गलत है। फोर्थ ऑप्शन पे आ जाइए, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। ये मैं करा चुका हूँ आपको सी में, ओशन में जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो इन्वर्टेड होता है। आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड बिफोर। तो 81 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 पे आइए। एनपीपी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड, एनपीपी क्या होती है बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ आपको ना। एनपीपी की मैं बात कर रहा हूँ। एनपीपी कैसे निकालते हैं? जीपीपी माइनस आर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अपॉन माइनस रेस्पिरेशन। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आर माइनस कर दो, रेस्पिरेशन को माइनस कर दो, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल आती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 82 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 83 पे आइए। क्या बोला है जी? रोल ऑफ नेचुरल स्क्वेंजर्स इन इकोसिस्टम इज परफॉर्म्ड बाय सेप्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स एंड डेट्रीवोरस। ऑप्शन थर्ड इज राइट। पहला देखिए, ऑल माइक्रोब्स नहीं जी, डेट्रीवोरस ओनली। डेट्रीवोरस ओनली भी नहीं कह सकते आप भाई, माइक्रोब्स और डेट्रीवोरस दोनों का मिलता जुलता काम होता है कि इकोसिस्टम में स्क्वेंजर का काम करते हैं, नेचुरल स्क्वेंजर। स्क्वेंजर मतलब जो डिकम्पोज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 पे आइए। चूज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम में लिखवा चुका हूँ आपको। मिनरल साइक्लिंग फंक्शनल एस्पेक्ट है, स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है जी। प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन है। मिनरल साइक्लिंग है, ये चार लिखवाए हैं मैंने आपको। मिनरल साइक्लिंग हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। चार फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम है, चार। Stratification is not functional aspect of ecosystem. That is the vertical distribution of the species at the different level in the ecosystem. ये है stratification. तो 84 का second option will be right answer. Question number 85 देखिए. In a grazing food chain, energy present at primary producer level 1000 joule. Then what will be energy at tertiary consumer level? करके देखते हैं, है ना? Question number 85. इसने बोला है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी कितनी है जी? 1000 जूल है। 1000 जूल इज एनर्जी एट प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पे। प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है? तो टर्सरी कंज्यूमर में पूछ रहा है। प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर फीड करते हैं हर्बीवोरस। तो 10% लो लगा दो, 1000 जूल का कितना जाएगा इधर? 100 जूल। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, इसका 10% आगे जाएगा क्योंकि 10% ही जाता है ना एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। 10% लो, इसका 10% कितना होगा? 10 जूल। टर्सरी कंज्यूमर की बात पूछ रहा था तो निकल आया 10 जूल का 10% कितना होता है? 10 जूल का 10% 1% होगा, 1 जूल। तो इट विल बी राइट आंसर। तो टर्सरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी जाएगी? सिर्फ 1 जूल। प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास कितनी थी? 1000 जूल। देखिए हर ट्रैफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी कैरी हो रही है। तो टर्सरी कंज्यूमर तक सिर्फ 1 जूल एनर्जी विल बी ट्रांसफर, राइट। तो 85 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 86 पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ द अबव गिवन फूड चेन। फूड चेन क्या है? ट्री, बर्ड्स एंड पैरासाइट। ट्री कुछ ही नंबर होते हैं, बर्ड्स उनसे ज़्यादा होते हैं और पैरासाइट उनसे ज़्यादा होते हैं।
तो नंबर्स ज़्यादा हैं, राइट। लेकिन बायोमास का पूछा ना, बायोमास का तो ट्री का सबसे ज़्यादा होगा ना भाई, एज कम्पेयर टू बर्ड्स, एज कम्पेयर टू पैरासाइट्स। तो यहाँ पे इन्वर्टेड हो जाएगा पिरामिड। तो क्वेश्चन नंबर 86 का सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्रेटस, राइट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। देखिए यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज फास्ट इन एसिडिक सॉइल, स्लो इन एसिडिक सॉइल होता है भैया, है ना। फास्ट नहीं होगा एसिडिक सॉइल, पीएच अगर बहुत कम होगा तो फास्ट कैसे हो जाएगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए भाई, हाँ 88 में क्या दिया भाई, रेट एट विच ऑर्गेनिक मैटर इज बिल्ट अप बाय कंज्यूमर्स पर यूनिट टाइम एंड एरिया इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वो रेट जो कि कंज्यूमर्स बनाते हैं पर यूनिट टाइम। तो कंज्यूमर तो भाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं करेगा ना, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करेगा। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 88। 89 देखिए, अमाउंट ऑफ बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम इन एन इकोसिस्टम इज नॉन एज स्टैंडिंग स्टेट, बिल्कुल सही है। बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स को गिवन टाइम में एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। चूज ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें 89 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। दे आर ओनली ऑफ सेडिमेंट्री इन नेचर, जो बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेडिमेंट्री इन नेचर होते हैं, राइट। ऑड वन आउट बताना, बाकी सब सही है, यही गलत हुआ, है ना। दे आर साइकिल इंडिफाइनेटली, हाँ बिल्कुल सही है जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन देयर सर्कुलेशन, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो हैव देयर रोल इन देयर रिलीज। यहाँ पे थोड़ा और बस थर्ड ऑप्शन है, देखना अच्छे से पढ़ना, इसको समझ आ जाएगा, ठीक है। 89 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, रीड स्वैम्प स्टेज ऑफ सक्सेशन इन पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए रीड स्वैम्प जो होते हैं रूटेड इमर्जेंट प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक बॉडी में जो डेवलप होते हैं, रूटेड इमर्जेंट प्लांट्स, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 90 का 1, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है DT 7। अब मिलते हैं अगले DT में, यानी कि अगले दक्षिणा टेस्ट नंबर 8 जो भी होगा आपका, DT 7 के बाद 8, 7 के बाद 8 ही आता है, राइट। आई विल डिस्कस देन, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।